हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और जाना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का पता चला और आपने वहाँ पर जाना था कि 1933 में रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो। तो आज उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ एक वर्ड मीनिंग्स ऊपर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर है वेरी। वेरी का मतलब परिवर्तन होना, और इससे वेरी से बना है वेरिएबल, परिवर्तन होने वाला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ में चेंज होता है। फिर अजम्पशंस, मान्यताएं जो हम मान कर चलते हैं, राइट। तो इनके बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग बेसिस लिए हुए हैं, जिनके बेस पर क्या है, इनके बीच कंपैरिजन और डिफरेंस किया गया है, राइट। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला है बेसिस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स होती है, यानी कि इंडिविजुअल की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वही उसका बेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी इकोनॉमी स्टडी का बेस है और इस एग्रीगेट्स, यानी कि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि आर्थिक चर, यानी कि जिनमें चेंज होता है। माइक्रो लेवल पर आपने देखा था कंज्यूमर की डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह आपने पढ़ा था। प्रोड्यूसर की सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा था। तो डिमांड में चेंज होता है भाई, कीमत बढ़ती है, डिमांड घट जाएगी, कीमत घटेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई का लॉ आपने पढ़ा था, कीमत बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, कीमत घटेगी, सप्लाई घटेगी। तो इस तरह से ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। जब पूरे देश की जो भाई अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड है वो टोटल कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड। पूरे देश के प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को प्लस कर दोगे तो बन जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि ये बड़ा लेवल है, ये छोटा लेवल है। फिर इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? जो कि डिसीजंस लेते हैं। भाई जैसे माइक्रो लेवल पर अगर बात करूं, आप बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आप डिसीजन लोगे ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल्स है वो डिसीजन लेते हैं और उनका जो फोकस होता है मैक्सिमाइजिंग गेन्स। आप ये सोचते हो कि मैक्सिमम मुझे फ़ायदा हो, उस तरह से मैं खर्च करूं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आरबीआई, सेबी, ये डिसीजन लेते हैं और इनका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर पर, देश के बारे में सोचते हैं। क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल करना। माइक्रो पर बहुत कम है, जैसा आपने अलग अलग देखा था, ए की डिमांड है, बी की डिमांड है, सी की डिमांड, आपने सबको प्लस कर दिया, फिर वो मार्केट डिमांड बन गई थी। तो ये लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइक्रो से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े स्केल पर पूरे देश की जो डिमांड आप टोटल कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। फिर है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। भाई जैसे अगर लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करूँ माइक्रो लेवल पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड या द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। कीमत बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो वहाँ पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है, ये अजम्पशंस ही है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये अजम्पशंस जो कि माइक्रो लेवल पर ठीक है कांस्टेंट है, वो मैक्रो पर फ्लेक्सिबल हो सकती है, जनरली फ्लेक्सिबल होती है। और जो मैक्रो पर कांस्टेंट है वो माइक्रो पर फ्लेक्सिबल होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। फिर है सेंट्रल इशू, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब बंटवारा। जैसे आप मार्केट में गए 100 रुपये लेकर, तो आप 100 रुपये को बांट बांट के खर्च करोगे, भाई इतने पैसे के हमें ये चीज़ खरीदनी, इतने की ये खरीदनी है। तो इस तरह से आप वो देखते हो। तो आपके लिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन बड़े लेवल पर क्या है, यहाँ पर ये टोटल आउटपुट देखते हैं, पूरे देश में प्रोडक्शन कितना है और रोज़गार कितना हो रहा है,
ये देखते हैं साथ में। फिर है मेथड ऑफ स्टडी, यह पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी कि मैक्रो का एक छोटा सा हिस्सा है, आंशिक है। पार्शियल का मतलब आंशिक, अंश, एक पार्ट है। लेकिन ये क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये एक सामान्य है जो कि बड़े लेवल पे है। कॉन्सेप्ट माइक्रो नैरो है, मैक्रो ब्रॉड है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो चीज़ माइक्रो पर लॉजिकल है वो मैक्रो पर लॉजिकल नहीं हो सकती। जैसे अगर यहाँ पर सेविंग का एग्जांपल लेके लिया जाए, भाई सेविंग, आप बेटा पैसे कमाते हो, सारा पैसा तो खर्च नहीं करोगे, कुछ सेव करोगे। मान लो आप सेव करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कई सालों से सेव करते आ रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो पर अच्छा है, लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप सेव कर रहे हो, पूरे देश के लोग सभी के सभी ऐसे सेव करना स्टार्ट कर दे, खर्च ना करें या कम करें, तो बेटा जो मार्केट में सामान है क्या वो बिक पाएगा? नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और बेटा इतनी बात सभी को पता है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, और जितनी फास्ट प्रोसेस चलती है उतनी ही डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है कि माइक्रो लेवल पर सेविंग अच्छी हो सकती है लेकिन मैक्रो पर अच्छी नहीं है। अब इसी तरह से जो मैक्रो पर लॉजिकल है वो माइक्रो पर लॉजिकल ना हो। अब एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड, ठीक है ना, घट सकती है, वो डिपेंड करेगा भाई कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। खरीदेगा तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मैक्रो से उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। फिर है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी। भाई जब आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हो, क्या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय आपके पीछे पीछे घूमता है, ये खरीदना वो खरीदना है, ये नहीं खरीदना, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं होता, या उसको हम इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैक्रो लेवल पर तो गवर्नमेंट का सारा इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी तय करती है, सारा इम्पैक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज सेविंग अ वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू का मतलब गुण या अच्छाई, और वाइस का मतलब दोष या बुराई। सेविंग अच्छा है या बुरा है, सेविंग करना अच्छा है या बुरा है, वो आपने देख लिया। माइक्रो लेवल पर तो ये अच्छा है, लेकिन पूरा देश अगर सेव करना स्टार्ट कर दे तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, उससे पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी सब कुछ रुक जाएगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब कि क्षेत्र, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो नेशनल इनकम है, पूरे देश की इनकम, उसका अंदाज़ा लगाना कि कितनी इनकम है, और उससे जुड़े हुए संबंधित जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है वो, जैसे कि जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बेसिकली थर्ड चैप्टर में है। लेकिन ये चीज़ें पता कहाँ से चलेंगे हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। फिर थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भाई हर एक देश में समस्या रहती है, और इंडिया जैसे देश में तो बहुत भारी समस्या है। करोड़ों में बहुत सारे लोग क्या है, बेरोज़गार घूम रहे हैं, और बेरोज़गार घूमते हैं तो क्राइम भी बढ़ता है और प्रॉब्लम भी बढ़ती है बहुत सारी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है, बेरोज़गारी के कारण क्या है, और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं जिससे कि बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। फिर थियरी ऑफ मनी, ठीक है, पैसे का जो अवधारणा है वो क्या है, पैसा किस तरह से, मनी सिर्फ ये नहीं है कि कैश हो, क्रेडिट क्रिएशन, उधार देना, ठीक है, ये भी एक मनी है। और मनी अलग अलग टाइप की होती है, करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, ठीक है, क्रेडिट मनी है, मतलब बहुत तरह की मनी, और ई मनी भी चल गई। तो इस में बेसिकली हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता चलता है। फिर थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल,
जनरल प्राइस लेवल में यही होता है, आप ये देखते हो कि आम जो कीमत होनी चाहिए पूरे देश में, ना तो ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए ना ज़्यादा मंदा होना चाहिए, तो बीच का हिसाब होना चाहिए। तो वो चीज़ कहाँ से हमें पता चलेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। इसके बारे में स्टडी करने के बारे में हमें जो बताएगा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सारा सब कुछ हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलता है। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का देश में क्या रोल है। अब जैसे गवर्नमेंट बजट जो कि चैप्टर 10 है, गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट किस तरह से देश में खर्चा करती है, किस तरह से लोगों से पैसे लेती है टैक्स के रूप में अलग अलग, ठीक है, उसके इनकम के सोर्स क्या हैं और कहाँ कहाँ वो कितना कितना कैसे कैसे खर्च करती है, ये सारी चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलता है। फिर एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट आपने देखा था कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको इंडियन रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे, और अलग अलग देशों की करेंसी चाहिए तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है भाई, आप एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट भी करते हो, तो एक्सपोर्ट करते हो तो पैसे मिलते हैं और इंपोर्ट करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो वो भी हमें कहाँ पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है अलग अलग देशों के बीच में, तो उसका भी हमें कहाँ से पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड किस तरह से किया जाता है, क्या क्या अलग अलग देश पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होती है, क्या क्या इसके मेजर्स हैं, ठीक है, और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलती है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, विवरण, मतलब एक इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, भाई ग्रोइंग है, डेवलपिंग है, स्टैग्नेंट है, कैसी है इकोनॉमी की कंडीशन, कैसी है, बैकवर्ड है, फास्ट मूविंग है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। उसके बाद है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब एक देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से की जाए, तो उसके लिए रोड मैप तैयार करना पड़ता है, और वो कैसे तैयार किया जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें बहुत हेल्पफुल है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देश में ना तो ज़्यादा मंदी होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ी, ना लोगों पर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, ना ज़्यादा टैक्स वगैरह, मतलब बीच की कंडीशन। अब इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट और आरबीआई बैंक वगैरह अपनाते हैं, जिसमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह है, तो ये हम अपनाते हैं। अब जैसे इसमें अनियन का एग्जांपल दे रखा है एक सिंपल, अभी कुछ टाइम पहले प्याज की कीमत 120 रुपये किलो हो गई थी, लोगों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या किया बेसिकली, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करूँ मैं, विदेशों से प्याज को इंपोर्ट कर लिया, तो क्या हुआ, प्याज की कीमत डाउन हो गई और आम लोगों के लिए प्याज खरीदना आसान हो गया। तो अलग अलग तरीके हैं ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के। फिर है बीओपी स्टेटस। बीओपी स्टेटस क्या है? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस, कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाते हैं तो ज़ीरो, जितना आपने बेचा था उतने का ही आपको ख़रीदना पड़ा है, ख़रीदा है आपने। और पॉजिटिव हो सकता है एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, पैसे ज़्यादा मिले, इंपोर्ट कम किया है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट आप कम कर पाते हो, इंपोर्ट ज़्यादा, तो नेगेटिव बैलेंस। तो स्टेटस क्या है बेसिकली, वो यही है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन, मतलब जो गरीबी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, कितने तरह का होता है, अलग अलग चीज़ें। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र क्या है, मतलब गरीबी और ज़्यादा गरीबी को जन्म देती है। कैसे? गरीब आदमी
गरीब आदमी के पास खाने की चीज़ें कम होती है, कम खाएगा तो कम ताकत आएगी, कम ताकत आएगी तो कम काम कर पाएगा, कम काम कर पाएगा तो कम कमाएगा, कम कमाएगा तो कम खाएगा। इस तरह से उसकी गरीबी और गरीबी में तब्दील होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पढ़ते हैं और बेसिकली किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है ये भी हम जानते हैं। लास्ट पॉइंट है बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है कि भाई पूरे देश में आउटपुट कितना होना चाहिए, अलग अलग पॉलिसी बनाती है, तो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। तो ये गवर्नमेंट अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बेस्ड करके क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करती है। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो 1929 से पहले जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ था, उससे पहले इकोनॉमिक्स का फोकस था बेसिकली माइक्रो लेवल पर, मैक्रो का तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बाद में जब वो 1933 में भाई डिवाइड भी कर दिया तो मैक्रो लेवल पे भी ध्यान गया, क्योंकि मैक्रो लेवल से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो गया और ये द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर मैं आज की भी बात करूं, 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से भी पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो चुका है, लगभग सभी देशों की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, जॉन मेनर्ड कीन्स था जो प्रोफेसर, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, तो उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मॉडर्न है उसके फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले शुरुआत की अलग अलग चीज़ों की, उसने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग वेरिएबल्स को इन्वेंट किया, जैसे कि एडी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई और इससे जुड़े हुए बहुत सारे। और उन्होंने एक मॉडल और सजेस्ट किया जो कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप को ब्रेक करने के लिए था। यानी कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है जब हमारा देश का जो प्रोडक्शन है वो लो लेवल पे चला जाता है और वहीं पे अटक के रह जाता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो यहाँ तक ये चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने इस चैप्टर में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड किया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।